गुड मॉर्निंग बच्चों, ये हमारी 9th क्लास की फर्स्ट लेसन की वीडियो है। आज हम कुछ नए टॉपिक्स हैं, जैसे एटमॉस्फेयर। वैसे तो एटमॉस्फेयर का मतलब वायुमंडल होता है, लेकिन साइंस में जब हम दाब की बात करते हैं, खासकर गैसीय दाब की, तो ये एक मात्रक है। गैसीय दाब को मापने का मात्रक क्या है? एटमॉस्फेयर। और इस शब्द का प्रयोग आपकी बुक में कई बार होगा, या इसका सिंबल ऐसे लिखा हुआ है, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू बराबर है किसके? 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के। और जो पास्कल होता है बेटा, वो भी दाब को मापने का मात्रक है, और दाब को मापने का जो SI मात्रक है वो पास्कल है। SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI की फुल फॉर्म है, और ये बात आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बार बार आता है भी, SI का पूरा नाम क्या है? SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इस चीज़ को आप बार बार पढ़ें, देखें, ताकि आपको वो बात समझ में आ सके। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी भी, जो दाब को मापने का मात्रक क्या है? SI मात्रक पास्कल है, और SI का पूरा नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। और एक एटमॉस्फेयर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। और फिर आगे बात करते भी, समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब कितना होता है? एक एटमॉस्फेयर होता है, और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। मतलब अगर आप समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब को माप रहे हैं और जो वैल्यू आती है, तो वो वैल्यू एक एटमॉस्फेयर होती है। आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई तो दोबारा सुन लीजिए। जैसे हम समुद्र के आसपास हैं, और वहाँ पर समुद्र की जो सतह है, उस सतह पर आपने, क्योंकि वहाँ पर वायु वाष्पीकरण होता है और वाष्प बनते हैं ज़्यादा, तो वहाँ पे वायु दाब भी मेरे हिसाब से ज़्यादा होता है, क्योंकि सघन होती है वायु। तो उस समय जो वायुमंडलीय दाब होता है, जब हम वहाँ पर वायुमंडलीय दाब मापते हैं, तो वो एक एटमॉस्फेयर के इक्वल आता है। उसके बाद वायुमंडल, जो हमारा नॉर्मल वायुमंडल है हमारे आसपास का, अब हम यहाँ पर बैठे हैं और हम यहाँ पर वायुमंडलीय दाब को माप रहे हैं, या वायु के दाब को माप रहे हैं, तो इसे हम वायुमंडलीय दाब कहेंगे। अब एक बात और भी आती है, कल हमने बात की थी भी, हम ठोस को द्रव में बदल देते हैं, द्रव को गैस में बदल देते हैं, तो उन प्रक्रियाओं को क्या क्या कहते हैं? एक डायग्राम बना रखा आपकी बुक में भी है। जैसे हम ठोस से शुरुआत करते हुए, ठोस से द्रव में बदल गए, हम इस सर्कल को देखेंगे। जैसे ठोस है, ठोस से हम द्रव में बदला। अब ठोस से द्रव बदला, आप तीर के निशान को देखना, जो ठोस से अगर द्रव बदला उसका डायरेक्शन भी देखना। ये ठोस से द्रव बदला तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगलन। ठोस से अगर द्रव बदलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संगलन। ध्यान से देखिए भी, जो ये एरो का निशान है, जो ठोस से द्रव की तरफ गया हुआ है, वो संगलन है। उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संगलन। और यदि द्रव से वापस ठोस में बदलता है तो उसको हम बोलेंगे जमना। अब हम आगे चलते हैं द्रव से गैस में। आप यहाँ पे देखिए, जब द्रव से गैस में बदलता है तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। मतलब द्रव का गैस में बदल जाना वाष्पीकरण कहलाता है। और यदि उल्टा होता है, गैस से वापस द्रव में बदलता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संघनन। गैस से द्रव में परिवर्तित होना। और जो तीसरा प्रोसेस है उसमें क्या है? यदि गैस से ठोस बनता है सीधा, इसमें गैस से बीच में द्रव नहीं बना, यदि गैस से सीधा क्या बनता है? ठोस बनता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? निक्षेपण। और यदि ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ये प्रक्रिया आपकी बुक्स में दे रखी है बेटा, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो इसमें इस लेसन का बहुत सारा भाग है वो कवर हो जाता है। तो ठोस से द्रव बदलने की प्रक्रिया को संगलन कहते हैं। लेकिन आप ठोस को द्रव में कैसे बदल सकते हो? सीधा तो है नहीं भी, ऐसे ही बदल जाएगा। आपको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, तब वो जाके ठोस से किस में बदलेगा? द्रव बदलेगा। इसी तरह द्रव से गैस में बदलने के लिए भी आपको टेम्परेचर को बढ़ाना होता है। हाँ, गैस से अगर ठोस में बदलना है तो उसके लिए आपको टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, दाब को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो गैस से ठोस में बदलेगा। अगर उल्टा करना है, ठोस से गैस में बदलना, तो आपको पता ही, फिर तो टेम्परेचर को हमें बढ़ाना होगा ताकि वो ठोस से गैस में चेंज हो जाए। इसी तरह संघनन और जमना, इनमें भी हमें तापमान को कम करना होगा।
क्योंकि ये प्रक्रिया सारी ठोस की तरफ जा रही हैं। तो ठोस बनाने के लिए तो हमें टेम्परेचर को कम करना पड़ता है, और रही बात द्रव में चेंज करना या वाष्प बनाना, तो वहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना होगा। अब आपकी बुक में एक और टॉपिक है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि द्रव का वायुमंडलीय दाब पर गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। अब वाष्पीकरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला जो कारक है वो सतह का क्षेत्रफल। अब बच्चों, आपने हमारे घरों में देखा होगा, हमारी जो माताएं हैं वो क्या करती हैं, कपड़े धोती हैं तो कपड़ों को कैसे सुखाती हैं, उनको खोल के सुखाती हैं। अगर वो उन कपड़ों को बिल्कुल ऐसे ही धो के वैसे ही रख दें जैसे वो धोने के बाद होता है, उसको फोल्ड करके, तो क्या वो इतनी आसानी से सूख सकते हैं? नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं सूखेंगे। क्यों नहीं सूखेंगे? क्योंकि उन्होंने उनकी सतह का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया। उसी तरह जैसे फ़र्श पे पोछा लगाया जाता है, फ़र्श को साफ़ किया जाता है, तो अब फ़र्श का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है इसलिए वो जल्दी सूख जाता है। अगर सतह का क्षेत्रफल कम होगा, अगर हम बात करें, आपने 1 गिलास पानी अगर फ़र्श पर डाल दिया तो थोड़ी देर में बहुत जल्दी सूख जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा भी कितनी जल्दी हो गया। लेकिन वही 1 गिलास पानी आप उस गिलास में रख के बाहर रख दें तो शायद पूरे दिन में भी ख़त्म ना हो। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका कारण ये भी उस सतह का क्षेत्रफल है। फिर बात आती है तापमान पर। आपने देखा होगा गर्मियों में तापमान ज़्यादा आता है तो फ़र्श जल्दी सूख जाता है पोछा लगाने के बाद, साफ़ करने के बाद पानी से। लेकिन वही फ़र्श अगर सर्दियों में वहाँ पे पोछा लगाया हुआ है, उसको साफ़ किया हुआ है, तो वो बहुत, उसको हमें पंखा चला के और दूसरे तरीक़ों से उसको सुखाना पड़ता है। इसका मतलब तापमान का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वाष्पीकरण में। तापमान ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी, और तापमान कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। फिर एक और चीज़ आती है आर्द्रता। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता के अंदर क्या होता है, वो यदि वायुमंडल में आर्द्रता मतलब नमी ज़्यादा है तो हमारे जो कपड़े हैं वो उनको सूखने में ज़्यादा समय लगता है। आपने कई बार देखा भी होगा, जब सावन का महीना होता है और बारिश हो रही होती है तो हमारा नमक है वो पसीज जाता है, वो मतलब बिल्कुल उसमें ऐसा होता है जैसे किसी ने उसमें पानी डाल दिया हो। इसका मतलब वायुमंडल में नमी है। तो नमी तो वायुमंडल में हर समय रहती है। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी, जब हम ठंडे पानी की बोतल निकालते हैं फ्रीज से और उसको टेबल पे रख देते हैं तो उसके चारों ओर पानी की बूंद इकट्ठा हो जाती है। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी कहीं अंदर से तो बाहर आया नहीं है। वो पानी क्या होता है, जो वायुमंडल में जो जलवाष्प होती है ना, और जब उस बोतल ठंडी बोतल से टकराती हैं तो उनका तापमान कम होने के कारण वो संघनन हो जाता है और वो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक है तो कपड़ों को सूखने में ज़्यादा समय लगता है, मतलब वाष्पीकरण दर कम होती है। इसी तरह वायु की गति, यदि वायु की गति ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होगी, और यदि वायु की गति कम है तो वाष्पीकरण की दर भी कम होगी। तो इस 4 फैक्टर हैं जिन पे वाष्पीकरण डिपेंड करता है बेटा। तो आपको इन सारी बातों को अपनी नोटबुक में लिखना है, और बाकी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो 1-2 टॉपिक रह चुके हैं हमारे इस फर्स्ट लेसन के, और आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करनी है। घर बैठ के जो हमारा टाइम हमें मिला है, ये हमने इसका अच्छे से प्रयोग करना है और इधर उधर नहीं जाना है, अपने घर पे ही रहना है। धन्यवाद।